बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबद इकबाल। हिस्ट्री ऑफ मियाँ चन्नू में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं जी मुज़फ़्फ़र सलीम चुगताई साहब, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अपना जो कीमती वक़्त है वो निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद ताहिर अब्बास गिलानी साहब। इनको भी आज के प्रोग्राम में आज हम खुशामदीद कहते हैं। और आज फिर से जो है वो मियाँ चन्नू की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जो मालूमात इनके पास जमा है और इन्होंने इसके ऊपर सर्च भी की है, इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। और आज का जो हमारा प्रोग्राम का आगाज़ है ये मुज़फ़्फ़र सलीम चुगताई साहब से हम करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि मियाँ चन्नू सिटी का जो प्लान था ये कब शुरू हुआ और किस तहत जो है वो इसकी तामीर शुरू की गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। और सर ज़रा बताइएगा कि मियाँ चन्नू का जो प्लानिंग सिस्टम था ये कब शुरू हुआ। मियाँ चन्नू शहर को 4 मार्च 1919 में नोटिफाइड एरिया करार दिया गया। नोटिफाइड एरिया करार देने का मतलब ये है कि ये शहर या बस्ती इससे पहले मौजूद थी और शहर की अगर आप मौजूदा कैफियत भी देखें तो आपको नज़र आता है कि उसके गलियां और बाज़ार जो हैं वो एक तरतीब के साथ बने हुए हैं जी। और इसके लिए हमें ये कुछ अंदाज़न बात करनी होगी, कुछ रिकॉर्ड की बुनियाद पे बात करनी होगी कि ये गलियां और बाज़ार कम से कम भी 10 साल पहले वजूद में आए होंगे। और इसमें आप ये देखेंगे कि और ये गलियां और बाज़ारों के रास्ते छोड़ दिए गए हैं। इनमें से ब्लॉक नंबर 1 से लेके ब्लॉक नंबर 8 तक की गलियां जो हैं वो मेटल्ड थी, पक्की थी, जबकि इससे आगे की गलियां जो हैं उनमें कुछ में सोलिंग था और कुछ बिल्कुल ही खाली थी। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान बनने तक ये डेवलप होता रहा, इसमें तरक्की होती रही और इसमें प्लॉट जो हैं वो मौजूद भी रहे। 1919 की एक करारदाद हाउस में पेश हुई जिसमें ये बताया गया कि ब्लॉक नंबर 2 में एक मकान बोसीदा है, लिहाजा उसको नोटिस दिया जाना चाहिए कि वो मकान को गिरा के दोबारा बनाए। तो इसमें सर 2 नंबर ब्लॉक कौन सा था? 2 नंबर ब्लॉक जो है उसका अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो मैं ये बताऊंगा कि जो शहर का जनूब मगरबी कोना है, जिसे आप थाना चौक भी कह सकते हैं, उस कोने के साथ जहाँ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के साथ जो आबादी है वो ब्लॉक नंबर 1 है और ये थाना बाज़ार तक चलती है, जिसे आजकल ट्रंक बाज़ार या पेटी बाज़ार भी कहते हैं। और इसके बाद जो जगह शुरू होती है शमाल की तरफ जाएं तो वो ब्लॉक नंबर 2 है। ये ब्लॉक नंबर 2 उस सड़क तक जाता है जो सड़क गर्ल्स स्कूल के सामने आती है। गर्ल्स स्कूल के सामने जो सड़क आती है इससे आगे जो है वो ब्लॉक नंबर 3 है। ब्लॉक नंबर 3 का जो शर्की हिस्सा है उसको इब्तदा में मोहल्ला गरीबाबाद कहा जाता था और इसी मोहल्ला के बिल्कुल आखिरी कोने पे जामे मस्जिद का वजूद है। ये जामे मस्जिद जो है ये आजकल फिर तामीर नौ के मरहले में है, ये तीसरी मरतबा तामीर हो रही है। इससे पहले जो मस्जिद थी जो पाकिस्तान वजूद में आने के वक्त मौजूद थी, उससे पहले ये एक कच्ची मस्जिद थी। और आप ये भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस मस्जिद के रुख पे पूरा शहर वजूद में आया है। इस शहर की गलियां बाज़ार उसी रुख पर हैं जिस रुख पर ये मस्जिद है और शहर में अगर कहीं भी कोई मस्जिद बनाने की ज़रूरत पड़ी है तो उसके लिए किबला रुख का अंदाज़ा या उसको जानने के लिए कोई इतनी बड़ी काविश नहीं करनी पड़ी, बल्कि बिल्कुल उसी रुख पे उसी सीट पे वो उसे बना दिया गया है। तो ये 1919 में भी एक करारदाद
नोटिफाइड एरिया के इजलास में पेश होती है कि बाज़ इलाके जो हैं वो उनकी हदूद वाज़े नहीं, लिहाजा उन इलाकों में बुर्जियात नस्ब करने की इजाज़त दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था। और अगर ये भी कहा जाए कि ये 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया, उस वक्त भी इसके 8 ब्लॉक जो थे वो बिल्कुल उनमें मकानात बन चुके थे। 9 और 10 और 11 ब्लॉक के जो आखिरी हिस्से मगरब की जानब के प्लॉट थे वो खाली थे, और 12 ब्लॉक के भी मगरब की जानब खाली थे, जबकि ब्लॉक नंबर 13, 14, 15 ये अभी वजूद में नहीं आए थे, बल्कि ये इस रकबे में काश्तकारी होती थी, और वो काश्तकारी मेरी देखी हुई है, और वहाँ हमारा खेल कूद भी हमारा होता था। तो ये इसकी इब्तदाई जो बातें हैं जो मेरे इल्म में हैं वो मैंने गुजारिश की। स्टार्ट में काश्तकारी का निज़ाम कैसा हुआ करता था? काश्तकारी का निज़ाम तो महकमा नहर के से जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ खेत, वहाँ वहाँ ये, और ये जो नहरी खाल था जो शहर में आता था वो तुलुम्बा रोड के किनारे मशरकी किनारे पे आता था, और ये टी चौक तक जाता था, और टी चौक से आगे इसका रास्ता म्यूनसिपल पार्क, म्यूनसिपल गार्डन जो मक्की मस्जिद वाली जगह है वहाँ तक पानी फराहम करता था। तो ये शहर का एक तो ये था, और दूसरा शहर की तरफ पानी आता था तो वो यही तुलुम्बा रोड से उसका रुख जो है वो मशरक़ की तरफ हो जाता था। वहाँ से ये हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इनके मैदानों में, ग्राउंडों में पानी लगने की सहूलतें होती थीं, और फिर ये एक खाल जीटी रोड के साथ साथ भी चलता था। तो सर ये पूरे हफ्ते चलता रहता था या कोई मखसूस दिन था? जैसे मैं नहीं, ये तो नहरी पटवारी का इंतज़ाम होता है कि वो बताता है कि पानी किस इलाके में कब जाएगा, किस इलाके में कब नहीं जाएगा। तो सर ये स्टार्ट में मियां चनूक शहर के अंदर इबादत गाहें कौन कौन सी जगह पे? शहर में इब्तदाई तौर पे जो इबादत का एक तो जामे मस्जिद, इसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है। दूसरी मस्जिद थी कारखाना नंबर 1 के कोने पर। सिर्फ 2 मसाजिद थी पाकिस्तान बनने के वक्त, और जो पाकिस्तान बनने से पहले जो हिंदुओं का मंदिर था वो टी चौक में था। सिखों का गुरुद्वारा जो था वो मस्जिद बाज़ार में था। वो गुरुद्वारा बिल्डिंग जो है वो आज मस्जिद के रूप में है, और वहाँ सिखों की इबादत गाह थी, अब मुसलमानों की इबादत गाह है। तो पार्टीशन के वक्त यही इबादत गाहें थीं मुख्तलिफ मज़ाहिब। तो सर स्टार्ट के अंदर जो मियां चन्नू का मौसम कैसा हुआ करता था? मियां चन्नू का मौसम पंजाब के दूसरे मौसमों के साथ, जिसे बालाई इलाके से आप हटा लें और ज़ेरी इलाके से, बालाई इलाके से जूँ आप ज़ेरी इलाके की तरफ आते हैं। अब बलाई और ज़ेरी का भी मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूँ कि मशरक़ की तरफ बालाई इलाका है, मगरब की तरफ ज़ेरी इलाका है। मियां चन्नू सिता समुंदर से 492 फुट बुलंदी पर है, और यहाँ गर्मियों में सख्त गर्म और सर्दियों में सख्त सर्दी, और ये इन दोनों मौसमों का जो अमूमी तहफ़्फ़ुज़ है इंसान के बस में, वो यही था कि सर्दियों में गर्म कपड़े, चादर, कंबल, स्वेटर ज़्यादा चलते थे, और गर्मियों में तो कपड़े सारे उतर जाते थे, सिर्फ सतर ढांपे हुए होते थे। और यहाँ तक भी होता था कि हम बचपन में अगर बाज़ार या गलियों में गए हैं, नंगे पैरी गए हैं, तो मुश्किल से 10 कदम चलते थे। ज़मीन इतनी तपी हुई होती थी कि हमें जल्दी वापस दौड़ के घर आना पड़ता था। तो वो सख्त गर्मी का मौसम होता था। बारिश कभी कभी होती थी।
बारिश का इतना, आंधी कभी आती थी तो बड़ी शदीद आती थी, बल्कि ये जो मौसम है सावन भादों से पहले गर्मियों का मौसम, उसमें आंधी तकरीबन हर चौथे रोज़ आती थी। अब आंधी आती है लेकिन उसमें वो गर्दो गुबार नहीं होता। आप उसे कहते हैं कि आज हवा बड़ी तेज़ चल रही है। गर्दो गुबार ना होने की वजह इलाके में सरसब्ज इलाका ज़्यादातर हो गया है, मिट्टी उड़ने उड़ाने की जगह जो है वो कम है, फिर भी कभी कभी मिट्टी आ जाए। बन जाने का बड़ा और कॉलोनी जो है वो आंधी को तो नहीं रोकती, आंधी को दरख्त रोकते हैं, दरख्त रोकते हैं, दरख्त आंधी की तेज़ हवा को रोकते हैं। और कॉलोनियों में तो हमारा ये हाल होता था कि जब कभी आंधी आई है, खिड़कियां और दरवाजे हमसे बंद नहीं होते थे, इतनी ज़ोरदार वो होते थे। तो वो बड़ों का काम था, वो ही उसे करते थे। तो सर इसमें सर्दी या गर्मी अब ज़्यादा पड़ती है या पहले गर्मी और सर्दी का जो गर्मी और सर्दी हमने बर्दाश्त की है आज वो नहीं है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि गर्मी और सर्दी का मुकाबला करने के लिए आज सहूलियात ज़्यादा है। पहले तो घरों में बिजली का पंखा नहीं होता था जी। आज हर घर जो है शहर का वो एसी से जुड़ा हुआ है, उसमें एसी नस्ब है, कमरे ठंडे हो जाते हैं। और कमरों की जो गर्मी है वो बाहर गलियों बाज़ारों में आती है, इससे भी टेम्परेचर जो है वो शहर का बढ़ता है, लेकिन चलता है सारा। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा कि 1933 के लगभग कौन कौन सी इमारतें मर्द वजूद में आ चुकी थी? ये सरकारी इमारतों का तो जिक्र किया जा सकता है कि जो बस्तियां या शहर की ये इमारतें हैं उसके लिए कुछ मैं ज़्यादा मालूमात नहीं रखता। ये जब जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि इसे नोटिफाइड एरिया 1919 में डिक्लेयर किया गया, तो 1924 से मुख्तलिफ इमारतें बननी शुरू हुई, जिसमें हस्पताल, बल्कि बाज़ इमारतें जो हैं वो 1920 से शुरू हुई और 1924 तक मुकम्मल हुई। इनमें हस्पताल, थाना, रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बंगला, उसे बंगला कहते थे, रेस्ट हाउस, तो म्यूनसिपल कमेटी, ये गल्ला मंडी इससे पहले वजूद में आ चुकी थी। और गल्ला मंडी जो है ये नोटिफाइड एरिया के एक इजलास में तकाजा किया गया कि गल्ला मंडी के 6 दरवाजे हैं तो यहाँ सरिये के बड़े लोहे के दरवाजे लगने चाहिए, तो उसकी मंजूरी दी गई। उस वक्त गालबन वो 6 या 7 हज़ार में 6 दरवाजे बनने का एस्टीमेट था और वो बने और लगे, एक अरसा तक चलते रहे, फिर उनकी तकदीर वो बिखर गए। कुछ हमारी ज़रूरतें कम हो गई कि हम उनको इस्तेमाल करें, इसी तरह चलता है। बहुत शुक्रिया सर। सर आपको भी आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर आप बताएं कि आपने अपने स्टार्ट के अंदर जो है वो शहर के अंदर कौन कौन सी इबादतगाहों को देखा है? इबादतगाहें जी जी, इबादतगाहों के अलावा और भी कुछ बिल्डिंग्स थीं। इबादतगाहें तो कम थी, लेकिन चूँकि आबादी कम थी इसलिए इबादतगाहें भी कम थी। इबादतगाहें चूँकि मेरी पैदाइश तो पाकिस्तान बनने के बाद की है और उस वक़्त इबादतगाहों का मकसद मस्जिद ही होता था। तो जैसा मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा है कि 2 मसाजिद थी पहले, और उसके बाद जितनी मसाजिद हैं शहर में वो सारी उसके बाद ही बनी हैं और सारी हमारी आंखों के सामने देखते देखते बनी है। लेकिन कुछ और बिल्डिंग्स भी थी, जैसे 1933 के एरिया में 1933 से कबल मियाँ चलू का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, मॉडल हाई स्कूल, ये तामीर होके चालू हो चुका था 1925 में। और जो 6 अदद कारखाने थे यहाँ कपास के, कॉटन फैक्ट्री जिसको कहा जाता है, वो भी 1933 से कबल यहाँ पे बन के चल चुकी थी। उसमें 4 कारखाने मुल्तान रोड पर थे,
एक कारखाना लाहौर रोड पे था, जो मुल्तान रोड पे थे उसको कारखाना नंबर 1, 2, 3 और 4 कहा जाता था। और जो 5वां नंबर कारखाना था वो तलम्बा रोड पे था, और 6ठा नंबर था वो लाहौर रोड पे था। और ये क्यों, कारखाने की वजह क्या थी कि यहाँ पे इस एरिया में रुई बहुत होती थी। गर्मी का इलाका था, गर्म इलाका था, पानी मिलता था, गर्मी की वजह से रुई को पकने में आसानी होती थी, गंदम भी बहुत होती थी। तो ये तो बिल्डिंग वो थी जो कारखाने इंडस्ट्री के हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा मुज़फ़्फ़र साहब ने आपको बता दिया कि गर्ल्स स्कूल उसका भी वजूद था 1933 से कबल, जो गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल था, मिडिल तक था वो। और ये स्कूल आज भी है, आज हाई स्कूल तक हो गया है, और उसके साथ फिर प्राइमरी स्कूल था, ये बहुत बाद में बना है। हमें एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी, या जो हमारे प्राइमरी स्कूल जब हम जाते थे तो वहाँ पे रास्ते में एक जगह थी, धोबी घाट उसको कहते थे। अच्छा, उसके नज़दीक एक पानी का तालाब होता था, तो वो पानी का तालाब और वो धोबी घाट, और उसके पीछे पानी की शायद टंकी थी जो शहर को पानी की सप्लाई करती थी, ट्यूबवेल वगैरह लगा होगा। तो वो धोबी घाट का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। शहर के सारे धोबी जो थे वो कपड़े अपने शाम को कलेक्ट करते थे, और अगले दिन सुबह जो है वो धोबी घाट पे ले जाके वहाँ पे खाने बने हुए थे। हर धोबी घाट को एक थोड़ा सा एरिया 1-2 मीटर का अलॉट किया होता था, वहाँ पे वो मैनुअल धोते थे, और उस सब का पानी जो है वो शायद तालाब में जाता था वापस होके। तो सुबह हम जब स्कूल जा रहे होते थे तो उस वक़्त धोबी घाट पे जो धोबी हजरात हैं वो ठक बहुत ज़ोर से अपने कपड़े जो है वो मार के धोआ करते थे, और शाम को फिर अगले दिन इस्त्री करके तो तीसरे दिन कपड़े वापस आ जाते थे। बिल्डिंग के हवाले से जो हमें अच्छी लगती थी मेरे अपने बचपन में, वो रेलवे स्टेशन सबसे एक अच्छी बिल्डिंग में था। और इस शहर की जो ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं उसमें एक गला मंडी थी, और गला मंडी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज थी, चूँकि सारा सामान जानवरों के ज़रिए ही आता था, फसलें जो जिनसे आती थी, तो जानवरों को बांधने की भी जगह थी, दरख्त वगैरह लगे हुए थे, और जानवरों को पानी पिलाने के लिए टंकियाँ भी थी, या जिसमें वो जानवर पानी पी लेते थे। ये बिल्डिंगों में रेलवे स्टेशन और गला मंडी, गवर्नमेंट जो मॉडल हाई स्कूल है ये था। उसके अलावा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स थी उसमें आपको मैंने बताया कि कारखाने थे, टी चौक में कॉलरा बिल्डिंग, मंदिर की बिल्डिंग, और उसके अलावा लोगों के जो प्राइवेट घर थे वो थे। जी सर, इसमें एक और भी चीज़ है कि आपने स्टार्ट के अंदर जो मौसम था मियां चन्नू का, उसको कैसे पाया? मियां चन्नू का मौसम बिल्कुल गर्म ही था, और गर्मी से लड़ने के लिए हमारे पास सहूलतें कम थी, और शहर के हर बच्चे को तकरीबन गर्मियों में कमर पे या जिस्म पे जो ख़ारिश होती थी और दाना से बन जाते हैं, वो दाने बन जाते थे, अमूमन बन जाते थे। और उसका एक सलूशन निकाला हुआ था लोकल, वो ये था कि जो चिकनी मिट्टी है, अच्छा, एक तो वो जो दाने होते थे जिसको पंजाबी में पित भी कहते हैं, और वो जो दाने थे वो बारिश से ही मरते थे। ये बहुत ठंडे पानी से नहाएं आप तो फिर जाके वो ख़त्म होते थे, वरना ये 2-4 महीने जो गर्मियों के होते थे ये उसमें वो आपको गर्मी दाना जो है वो ज़रूर होता था। मौसम में बारिश कभी कभार होती थी, लेकिन जो बारिश होती थी जैसे आजकल का मौसम है तकरीबन यही मौसम था, और हवाएं भी चलती थी। इसके अलावा बारिशें कम थी। सर्दियों में शहर में कोई शाज़ो नाज़र बंदा होगा जो कि जैकेट पहन के आपको चलता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादा कंबल की बुकल और या जर्सियाँ, स्वेटर, जर्सियाँ, खेस, ये चीज़ें जो थी ये ज़्यादा लेके लोग जाया करते थे। और एक और मज़े की बात, हम चूँकि बच्चे थे स्कूल जाते थे तो एक ना छोटी सी गर्म आग जला के ना एक छोटी
बाल्टी तो नहीं कहते, डब्बा होता था, डब्बे में लकड़ियाँ जला के उसमें रख लेते थे, या स्कूल जाके या घर से भी कुछ बच्चे लेके आते थे। वो हमारी एंटरटेनमेंट भी होती थी कि सुबह सुबह सर्दी में स्कूल जाना, वहाँ से छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी और उसको डब्बे में डालना, आग लगानी और उसको अपनी खेस या कंबल के अंदर रख लेना। उससे वो सर्दी का असर थोड़ा ज़ायल हो जाता था। बैठने के लिए स्कूलों में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसकी छतें तो थी, लेकिन वो आर पार ही थी, उसके दरवाजे नहीं थे। वो कमरे ऐसे थे कि उनके दरवाजे नहीं थे। और अक्सर टीचर हजरात जो थे वो ग्राउंड में ही टाट बिछा के उस पर हम लोग पढ़ा करते थे। तो ग्राउंड में सर्दी भी होती थी और फिर टाट लपेट के उसी में हम लोग शाम दोपहर को जो ब्रेक होती थी उसमें हम लोग बॉल से या फुटबॉल से खेलिया करते थे। मौसम यही था तकरीबन। सर उस मौसम के हिसाब से सर्दियों में कौन सी बीमारियां थी, गर्मी में कौन सी बीमारियां थी? अच्छा, ये मौसम के हिसाब से जो बीमारियां आती हैं वो आज भी वही हैं जो उससे पहले आती थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता मौसम के अलावा जो गैर मौसमी बीमारियां हैं उनमें कई चीज़ों का इजाफा हो चुका है। पहले हम सिर्फ अफासी टीके, हमारे बचपन में सिर्फ चेचके लगते थे और आजकल 5-6 किस्म की वैक्सीनेशन होती है और ये सारी बीमारियां बाद की हैं। इवन के मलेरिया जो है ये भी बीमारी तो पुरानी थी। इन्फ्लुएंज़ा को भी बहुत सीरियसली, जिसको फ्लू कहते हैं, आजकल उसकी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि उसकी काफ़ी दवाइयाँ आ चुकी हैं। लेकिन उस वक्त, उससे पहले या पाकिस्तान बनने के टाइम में फ्लू जो था उससे भी दुनिया में बहुत सारे, इन्फ्लुएंज़ा से भी बहुत सारे लोग मरे हैं, चेचक से मरे हैं, ताउन से मरे हैं। ये इंटरनेशनल बीमारियाँ थीं। लेकिन बहुत सारी बीमारियों का लोकल इलाज होता था और लोकल हकीम और जो डॉक्टर तो नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कंपाउंडर वगैरह थे, तो सर कंट्रोल हो जाती थी वो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन मसला ये था कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हल्की सी भी कोई चीज़ होती है तो पूरी शहर में, पूरे मुल्क में फैल जाती है। उस वक़्त तो बड़ी मुश्किल से कोई पता चलता था कि फ़लानी जगह पे बंदा कोई, उसको बहुत सीरियस है या बीमार है या मर गया है। वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप था। कम्युनिकेशन के लिए हमें एक अखबार मिलता था। रेडियो शायद 1962 में शुरू हुआ और उससे पहले अखबार ही था। तो अखबार एक सुबह सुबह आता था टी चौक में, वो भी उसका हेडक्वार्टर जो था ना, वो जो लाहौर से बसें आती थी वहीं पे डिलीवर करके जाती थी और वहाँ से हमें पता चलता था कि शहर वालों को क्या लाहौर में क्या हो गया या मुल्तान में क्या हो गया या बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में क्या हो गया। तो अखबार सुबह सुबह, कुछ लोगों को बहुत शौक़ होता था अखबार पढ़ने का, तो सुबह फजर के टाइम वो नमाज़ पढ़ के अखबार लेते थे। ज़ुफर साहब ज़रा बताइएगा कि उस वक्त मौसमी जो बीमारियां थी वो कौन कौन सी थी? अब ज़्यादा बीमारियां हैं या उस वक्त ज़्यादा बीमारियां? उस वक्त डॉक्टर भी कम, बीमारियां भी कम, लेकिन बच्चों में 2-3 बीमारियां ऐसी थी जो बहुत कॉमन। आँखों का दुखना, गले का ख़राब होना और फोड़े फिंसी होना। आज आपको किसी बच्चे के पास फोड़ा वगैरह नज़र नहीं आएगा, आंखें दुखती नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह गला ख़राब भाई तो चलती है। और उस वक्त इलाज भी इसका बहुत सादा होता था, बल्कि मुफ्त होता था। जो जैसे वो डॉक्टर अनायत थे, उनके यहाँ सुबह सुबह लाइन लगी होती थी, पीले रंग का एक दारू आंखों में डालते थे बच्चों के। वो लाइन लगी हुई थी, वो पीले रंग का दारू, एक कतरा, चलो वो चल गया। फिर इसके लिए ये जो था गले की ख़राबी के लिए ये जो साइकिल की तार थोड़ी सी टेढ़ी की हुई, उसके ऊपर कोने पे धागा रुई लपेटी हुई और उसको ग्लिसरीन में भिगोते थे। ग्लिसरीन और उसमें टेंक्चर आयोडीन मिलाते थे, वो भिगो के तो वो हर गले में पेंट करते थे। उसको गले में लगाने को कहते थे कि गले को पेंट कर देते थे। वो 2 या 3 दफ़ा लगाने से गला ठीक हो जाता था। आजकल नहीं होता। आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं, कुछ और मामले। या फिर ये भी होता था कि गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर
बच्चों में कै ज़्यादा होती थी, हैज़ा कह जी लीजिए, जी तो उसका इलाज भी घरेलू टोटके ही होते थे। सही वो उन घरेलू टोटकों से उसमें आराम आ जाता था, आजकल नहीं आता। नहीं है। आजकल तो डॉक्टर को जितनी देर फीस ना दी जाए 100-200 रुपया, वो ना गला ठीक सर होता 200 है ना हैज़ा 100 ठीक 200 होता। तो सर अब फीस है नहीं, 1000 से कम कोई फीस ही नहीं लेगा। चलो ठीक है, मुझे जितना पता, मैंने कभी दी नहीं फीस, मुझे पता नहीं। सही। हाँ जी। अच्छा सर, इसमें ज़रा बताएं कि उस पुराना जो वक्त था, उस वक्त लोगों का मेल जोल कैसा था आपस के अंदर? ये जो मेल जोल की बात है ना, जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग, जितने भी लोग यहाँ आए, हिजरत करके आए। मियाँ चन्नू शहर जो है ये महाजरों का शहर है। सही। इसमें कुछ लोकल लोग भी रहते हैं, अब भी रहते हैं, उस वक्त भी रहते थे। ख़ास तौर पे ये जो मोहल्ला गरीबाबाद के लोग जो हैं ये रहते थे। ये जब दो अजनबी मिलते थे, बैठते थे, तो उनका जो आपस में पहला सवाल होता था वो ये होता था कि पीछे अपना केड़ा जिला से। सही। अगर वो ज़िला मिल जाता तो फिर उसका शहर मिलाते या गांव मिलाते। अगर गांव में तो खैर वाक़ुफ़ हो जाते थे, शहर मिलाने से वो कुर्बत और ज़्यादा बढ़ जाती, रिश्तेदार बन जाते थे। वो कुर्बत, रिश्तेदारियाँ तो वाला मामला तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उस वक्त रिश्तेदारी जो है वो एक बरादरी दूसरी बरादरी में कम ही करते थे, बल्कि ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है लाहौर मुल्तान वाली, ये चलती महाजरों के सर पे थी। तो इनके रिश्तेदार दूर दूर बैठे होते थे, लोकलों के तो होते ही नहीं थे। अगर कोई होते थे तो वो उसी इलाके में रहते थे, तो वो उनका मसला नहीं था। तो ये ट्रांसपोर्ट भी जो है ये भी उन्हीं से होती थी। तो फिर वो जो ताल्लुक़ बनता था एक ज़िले के होने का, वो उसमें बड़ी प्यार मोहब्बत थी। अच्छा सर, अच्छा वक्त था। सोशल एक्टिविटी कौन कौन सी थी उस वक्त? ये पाकिस्तान बनने से पहले की तो बातें मैं नहीं बता सकता। पाकिस्तान बनने के बाद एक गलगला उठा हर मसलक को अपनी मसलक की तबलीग का। ये शुरू के 2-3 सालों में इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता। मसाजिद में सभी इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे आते थे। उसके बाद ये जलसे शुरू हुए, ये जुलूस शुरू हुए। और सोशल एक्टिविटी में सबसे बड़ी एक्टिविटी जो इस इलाके की होती थी वो मियाँ चन्नू दरबार का मेला था, जो 9, 10, 11 3 दिन लगता था। और वो एक बड़ी, उसमें जो मेन होता था वो तो कुश्तियाँ होती थी। इसके अलावा थिएटर बहुत आते थे, जैसे ये अनायत भट्टी का थिएटर, ये इसका गामन का थिएटर, इसी तरह वो चिमटे वाला क्या नाम था उसका, आलम लोहार का थिएटर। ये थिएटर जो हैं ये मियाँ चन्नू के मेले में आते थे। ये नहीं कि सारे एकदम आते थे, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। फिर उसके साथ वो चिड़ियाघर भी आ जाता था। तो ये एक साल की एक बड़ी समाजी माशरती एक्टिविटी थी। और जो लोगों का आपस में बाहमी ताल्लुक़ था तो उसमें ज़्यादातर ताश मंडली चलती थी। मेन बाज़ार बंद हो गया है, रोशनी के बल्ब के नीचे बैठे ताश 4 खेलने वाले हैं, 10 उनको देखने और शोर मचाने वाले हैं। फिर इसमें थोड़ी तब्दीली आई तो कैरम बोर्ड का सिलसिला शुरू हो गया। कैरम बोर्ड बहुत चला, उसमें लोगों ने बड़ा हिस्सा लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैरम बोर्ड भी कमरों में चला गया, बाहर की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई। आज जो बड़ी एक्टिविटी है वो आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है। आप मोबाइल बाज़ार में लेके भी चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस पे क्या है, और कंप्यूटर जो है अगर घर में है तो उसका चल रहा है। रेडियो बहुत पीछे चला गया, टेलीविज़न कुछ साथ चलता आ रहा है, नहीं तो बाकी तो सिलसिले जो हैं ये समाज के या मियाँ चन्नू में मुज़फ़्फ़र साहब, मियाँ चन्नू दरबार के अलावा भी कोई ऐसा इस एरिया में दरबार था जहाँ पे मेला लगता था? या नहीं, मियाँ चन्नू के नज़दीक दूसरे शहरों में था, जैसे अब्दुल हकीम में था, जैसे तुलुम्बा में था मामू शेर का मेला,
जी। अब्दुल हकीम में अब्दुल हकीम का मेला। हम चूँकि बात मियाँ चन्नू की कर रहे हैं तो इसलिए मियाँ चन्नू का मेला जो है वो आज तो कम से कम मुझे तो नहीं पता कि इस साल मेला लगा भी था कि लगा नहीं था। लगा था। तो सर जो लोग दूसरे शहरों से आते थे बाबा मियाँ चन्नू दरबार पे, तो सर उनको कैसे वेलकम किया जाता था? नहीं, कोई ख़ास अंदाज नहीं था वेलकम किसी को करने का। अगर कोई पहलवान बाहर से आता था तो वो किसी का मेहमान होता था और उसी के पास ठहरता था, वही कुश्तियाँ वगैरह लड़ी। यहाँ कुश्तियाँ का जो अंदाज़ होता था, ये 2 दफ़ें अलग अलग होती थी। एक दफ़ जो है वो मियाँ चन्नू शहर वालों की होती थी, जिसका सरबराह शरीफा पहलवान होता था, और दूसरी दफ़ जो थी वो क्रिश्चियन लोगों की होती थी। वो 33 या 35 चक से आते थे, तो उनके जो मुकाबले थे वो तो पहले तयशुदा होते थे। तो बस ये था कि एक ने इधर से निकला, उसने अपने आप को थपथपाया, तो थपथपाने के बाद 2-4 बैठक लगाई, तो उसका जिसके साथ मुकाबला होता था वो उधर उसे पता चल जाता था कि मेरा जोड़ अब आ गया है, तो वो भी वही काम शुरू कर देता था। तो इस तरह वो अपने लंगर लगोट कस के मैदान में आ जाते थे। तो जब कुश्ती में कोई जीतता था या हारते थे तो वो पूरे मजमे के साथ साथ चक्कर लगाते और लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते। ये उनकी हौसला अफजाई होती थी। और इस तरह बड़ा जोड़ जो है वो सबसे आखिर में होता था। बल्कि मैं आपको इल्म में ये बात लाऊं कि ओलंपिक के जो विनर पहलवान थे, गोल्ड मेडलिस्ट बशीरा धोबी के नाम से उसे जानते थे। ये सर कहाँ के रहायशी थे? ये नहीं पता कहाँ के रहायशी थे। ये पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो मियाँ चन्नू के मेले में आके भी उन्होंने कुश्ती लड़ी थी। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। अच्छा सर, अच्छा वक्त था, एक शहर से दूसरे शहर तक अपने पैगामात वगैरह की क्या रसाई जो थी, वो क्या अंदाज था उसका? नहीं, वो तो वही थे ना जी, ये बसें ही चलती थी जी। बसों के अलावा डाकखाना ही था या कोई? नहीं, ट्रेन भी थी। ट्रेन का बहुत अच्छा मरबूत इंतज़ाम था, बसों का उतना इंतज़ाम अच्छा नहीं। ट्रेन का निज़ाम भी ऐसा था कि अगर हमने मुल्तान जाना है तो हमें पता है कि मुल्तान ट्रेन जो है वो कम से कम 3 घंटे में पहुंचेगी। तो ये जब इसमें कोई फौत वगैरह हो जानी या कोई हादसा वगैरह हो जाना, खुदा ना खास्ता, तो फिर वो अब तो मोबाइल है कि फौरी उनको पैगाम भेज दिया, फिर वो क्या निज़ाम था उसका? उस वक्त तार का सिस्टम ज़्यादा चलता था, उसको टेलीग्राम कहते थे। उसको टेलीग्राम कहते थे। वो आती थी। मैं बात कर रहा था सफ़र की। अगर हमने यहाँ से मुल्तान जाना है ना, तो जो है ना खाने के डिब्बे, वो साथ तैयार करके लेके जाते थे। जब खानेवाल आ जाता था तो कहते थे आधा सफ़र कट गया, पहले रोटी खा लो। तो रोटी खाने के बाद फिर आधा सफ़र जो है वो मुल्तान का होता था। बस यहाँ से मुल्तान उस वक्त कोई नहीं जाती थी। मियाँ चन्नू से हांसी बस जो था का जो रूट मंजूर शुदा था वो कबीर वाला तक था, खानेवाल और उसके बाद कबीर वाला। मुल्तान से एक बस आती थी, वो मुल्तान ट्रांसपोर्ट कंपनी की होती थी। वो मगरिब के बाद यहाँ पहुँचती थी और सुबह सहरी के वक्त उसने मुल्तान जाना होता था। उसमें फिर मुल्तान के जो पेशियाँ भुगतने वाले और वो बड़े कारोबार वाले वो उस बस में वो सफ़र करते थे। और उस बस का एक और बड़ा किरदार था कि मियाँ चन्नू जैसे ये कपास की मार्केट, गंदम की मार्केट, इसी तरह देहात से घी बहुत आता था। उसकी भी आड़तें थीं शहर में। अब गालबन शहर में सिर्फ एक आड़त है। तो ये आड़तें थी तो उस वक्त कोई 10-12 के करीब थीं। तो वो सारा दिन जो है वो शहर में आने वाले ख़ातीन सरों पे देगचे रखे हुए, उनमें घी रखा हुआ, तो वो उनसे ख़रीदा जाता। ख़रीद के उसके टीन भरे जाते। एक टीन जो है वो 17 सेर 12 छटांग का होता था, मैं टीन के। उसमें से एक सेर 4 छटांग। उस वक्त यही चलता था, किलो नहीं था। किलो का तारफ़ बहुत बाद में हुआ है। 1 सेर 4 छटांग उसमें घी टीन खाली का वज़न निकलता था
और बाकी उसमें घी होता था। वो घी तमाम दुकानों से मुल्तान ट्रांसपोर्ट की बस अपनी छत पर लाद के मुल्तान लेके जाते थे, और शाम को जब बस आती थी तो वो मुल्तान के जो घी के ख़रीदार होते थे वो अदायगियाँ, पेमेंट जो है वो बंद करके लिफाफों में लपेट लपूट के वो भेजते थे। ऊपर लिखा होता था कि ये इतने पैसे हैं। ये ईमानदारी का बड़ा आसान और अच्छा तरीका चलता था कि शाम सुबह को माल गया, शाम को उसकी वापसी पेमेंट आ गई। तो ये उस दौर का कारोबार था। आज शायद ये बातें अफसाना ही हैं। तो सर आपने उस वक्त की सोशल एक्टिविटी जो थी वो कैसे पाई? जो हमारे बचपन में था वो मैं सोशल के अलावा थोड़ी सी स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटी होती थी। स्पोर्ट्स में हमारे पास जो हमारा गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल है, इसका ग्राउंड अवेलेबल होते हैं। इसके 2-3 ग्राउंड थे, 2 बड़े ग्राउंड थे, और उसमें सारे शहर के बच्चे अपना आके, उस वक्त हॉकी का ज़्यादा दौर था, क्रिकेट अभी बहुत इब्तदाई मरहले में थी, तो 2-2, 3-3 जो सेट है वो हॉकी के खेला करते थे। और इसके अलावा बैडमिंटन के लिए एक बोर्डिंग हाउस है तलम्बा रोड पे, जहाँ पे दारुल अदब एक दुकान है, उसके पीछे बोर्डिंग हाउस है, या आप उस्मानी मस्जिद के सामने करके। तो वो बोर्डिंग, हम इस बिल्डिंग का जिक्र नहीं कर सके, तो मेरी तहकीक के मुताबिक वो एक जो बोर्डिंग हाउस था वो उस वक्त का मैरिज हॉल था। शादी के लिए जो दूसरे शहरों से बारात वगैरह आती थी तो उस जगह पे वो क़याम करते थे बोर्डिंग हाउस में। वो शहर का मैरिज हॉल था, और उसमें कुआं भी था, उसमें रहने के लिए जगह भी थी, और वहाँ पे अगर 1 दिन या 2 दिन भी किसी ने रुकना होता था वो रुक जाता था। ख़र्चा उनका अपना होता था, लेकिन छत वहाँ पे अवेलेबल होती थी, तो वहाँ से बारात तैयार भी होती थी। अच्छा, उस बोर्डिंग हाउस में जब पाकिस्तान बना तो फिर उसकी शायद ज़रूरत नहीं रह गई। उसको फिर कई लोगों ने अप्रोच किया, और मैंने जो देखा है वहाँ पे बैडमिंटन की गेम भी हुआ करती थी इवनिंग में, उसमें मेरे वाले साहब भी खेला करते थे। मैं 1-2 बार उनके साथ गया हूँ, तो इसलिए मुझे याद है। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में गली मोहल्ले के कोने में, हर मोहल्ले के या गली के कोने में एक बैठने की जगह होती थी, जहाँ पे सर्दियों की अलग जगह थी, गर्मियों की अलग जगह थी। 2 किस्म के लोग होते थे, एक जो नौजवान या बच्चे छोटे उम्र के थे वो होते थे, और एक जो बड़ी उम्र के थे। मुज़फ़्फ़र साहब ने जो बताया, ये अमूमन बड़ी उम्र के लोग जो थोड़े जवान होते थे या थोड़े ज़्यादा होते थे उधेड़ उम्र के, वो ताश कैरम वगैरह खेलते थे। और जो बच्चे होते थे उनका सबसे पहला शौक़ होता था कि किसी तरीके से फ़िल्म जाके देख के आएँ। शहर में 2 सिनेमे थे, एक सिनेमे का नाम था नाज थिएटर, और एक का नाम था निशात थिएटर था, जिसका नाम बाद में ओडियन सिनेमा हो गया। और ये जो मॉडल हाई स्कूल है उसके तकरीबन उसकी साइड पे था, जो रोड जा रही है हुसैनाबाद को, वहाँ पे ओडियन सिनेमा होता था। वो पक्का सिनेमा होता था, शहर में एक ही सिनेमा था। यहाँ के सारे गांव के और शहर के लोग, बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी वहाँ पे आके फ़िल्म देखना। उसके मुकाबले में दूसरा सिनेमा जो बना था नाज सिनेमा, वो रेलवे फाटक के करीब बना था, तो उसके ऊपर छत नहीं होती थी। जैसे आजकल मैरिज हॉल होते हैं ना, किसी के ऊपर पक्की छत होती है, किसी के ऊपर कपड़े की होती है, तो उसके ऊपर भी कपड़े की छत होती थी। तो कपड़े की छत, हमारा घर चूँकि टी चौक में था, कालरा बिल्डिंग में था, हम गर्मियों में छत पे सोते थे। और रात के शो में उसकी सारी आवाज़, बहुत बड़ा स्पीकर होता था, वो तकरीबन आधा किलोमीटर का शायद होगा एरिया, लेकिन हम पूरे डायलॉग सुनते थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बिल्कुल सुकून होता था। तो रात को हमें 2 ही आवाज़ें आती थी, कभी कभी कच्ची टाकी भी आती थी। कच्ची टाकी, और लाउड स्पीकर बहुत बड़े हैवी स्पीकर होते थे। चूँकि उसकी छत नहीं थी तो इसलिए आवाज़ जो है ना वो बाहर निकलती, गूंजती बहुत थी। तो हमें छत पे पूरे डायलॉग और गाने सुनते थे। और ट्रेन की आवाज़, चूँकि ट्रेन गुजरती थी तो उसकी आवाज़ भी आती थी। या तीसरी आवाज़ आती थी रात को, एक ट्रक्स जो चलते हैं ना, क्योंकि जीटी रोड हमारा बाईपास नहीं था, तो यही जीटी रोड थी जो टी चौक से होकर गुजरती थी। तो टी चौक में चूँकि कर्व है
वहाँ पे जितने भी ट्रक वाले थे वहाँ अचानक वहाँ के ब्रेक लगाते थे और उस ब्रेक की आवाज़ होती थी तो वो नए आदमी को डिस्टर्ब करती थी। सोशल एक्टिविटी में बस यही थी कि बच्चे अपने खेल लेते थे, बड़ों ने अपनी खेलें बनाई थी, और जो गली के कोने पे बच्चे इकट्ठे होते थे वो गाने भी गा लेते थे, कॉपी भी कर लेते थे, फिल्मों का तज़किरा भी होता था। बाकी जो दिन भर की ख़बरें हैं वो वहाँ पे एक्सचेंज होती थी। वो हमारा टीवी भी था, वो हमारा रेडियो भी था। तो सर लोग आपस में कैसे मेल जोल रखते थे? आपस में मुज़फ़्फ़र साहब ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि आपस में लोगों का ताल्लुक आज की निस्बत काफ़ी बेहतर था। रियाकारी बहुत कम थी, लोगों में मदद करने का जज्बा काफ़ी था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी बात की बात है कि 1965 की जंग भी हुई और 1971 की जंग भी हुई, तो उसमें शहर वालों ने आपस में बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। 65 की जंग में फ़ैसला हुआ कि रात को ब्लैकआउट मुकम्मल करना, तो उसके लिए एक सिविल डिफेंस के लिए कुछ रज़ाकार तैयार हुए, तो वो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे ड्यूटियां लग जाती थी। तो वो नौजवान जो थे उस वक्त के, वो सारे उस ड्यूटियों में खुशी शामिल होते थे और किसी भी शहरी को लाइट जलाने की इजाज़त नहीं होती थी, और अगर कोई जलाता था तो उसको जाके आराम से रोकते थे। 71 में भी ऐसा ही होता था कि वो ब्लैकआउट में मैंने तो पैरा भी दिया जी, पैरा भी मुज़फ़्फ़र साहब कहने के इन्होंने पैरा भी दिया, और खंदके भी खुदी हैं। 1971 की जंग में खंदके भी शहर में खुदी हैं और वो हमने देखी हैं। लेकिन आपस में इत्तेफाक काफ़ी होता था। वजह ये थी कि सोशल लेवल कमोबेश एक जैसा होता था। बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं थे, अभी डेवलप नहीं हुए थे, और बाकी सारे मतलब गरीब टाइप ही थे। तो उस वक्त मुझे पता था कि आपके घर में क्या पका हुआ है, और मुझे आपके घर में आने में कोई मसला नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, और आपको भी मेरे घर में, मोहल्ले के जिस घर में मर्ज़ी चले जाएं, टाट का पर्दा होता था और सुबह 6 बजे फजर के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता था, इशा के बाद लॉक हो जाते थे। तो सोशल एक्टिविटी आप बाकी जो बच्चों के खेल होते हैं बच्चे वो भी खेलते थे, गुल्ली डंडा हो गया, सब लड़कियां लड़के मिलके भी खेलते थे 10-11 साल की उम्र तक के। तो सर ये चोरी डकैती अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग डरते ही बहुत। उस वक्त क्या इसकी सूरत होती थी? रात को पहले भी जैसा कि चुगताई साहब ने बताया, चोरी डकैती तो थी, ये तो रोज़े अव्वल से ही जब से दुनिया कायम हुई है, जुर्म भी है और साथ में भी है। तो मैं जब स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक़्त साल में 2 या 3 बार ऐसा आता था कि जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल था जैसे स्कूल के साथ, और उसकी बैक पे एक जगह थी जहाँ पे जो मुजरम होते थे उनका पोस्टमार्टम करते थे डॉक्टर। ये थोड़ा सा बाद की बात है, आप समझ लें 70-71 ऐसा कुछ था। तो वो और कोई जगह नहीं थी सिविल अस्पताल में, वहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा एरिया घेरा हुआ था। तो उस वक़्त हम बच्चे थे, तो हमें वो लाश जो आती थी किसी डाकू की, इसका मतलब था कि वो डाकू था और वो मर गया था या क्या था, तो वो जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उसका पोस्टमार्टम करते थे, और फिर उसमें जो भी रिज़ल्ट आता था, लेकिन हमें ये पता चलता था कि हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है, और डाकू होता, उसको डाकू करते थे। आजकल को डाकू की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आजकल हर बंदा तकरीबन किसी न किसी रंग में कुछ ना कुछ काम दिखा रहा होता है। तो सर ज़्यादा चोरी डकैती वगैरह ज़्यादा होती थी या कम होती? नहीं, कम होती थी, कम होती थी। मैं जब सुबह स्कूल जाता था तो मैंने अपने बचपन में देखा है कि जो पुलिस का अमला होता था उसमें 10 या 12 कांस्टेबल टोटल होते थे, और वो चूँकि जो थाना सिटी था, जो थाना था, वो उसकी चारदीवारी कोई नहीं होती थी, वो आप रोड से जाते हुए सब कुछ अंदर देख सकते थे ग्राउंड में, उनके पास में। तो सुबह सुबह लोग जो पुलिस वाले थे उनकी परेड होती थी सुबह, जब हमारा स्कूल का टाइम होता था उनका परेड का टाइम होता था। तो वो जो 9-10 लोग थे वो खाकी निकर पहन के, जो कि घुटनों तक होती थी, और हाथ में बंदूक पकड़ के, वो 15 मिनट की उनकी परेड होती थी, और वो वार्म अप होते थे सुबह। उनका जो भी सुपरडेंट होगा या जो भी इंचार्ज होता था, तो उनको सुबह सारा बिल्कुल हाज़िर होते थे, और जितने भी अमला होता था वो सारे प्रैक्टिस करते थे, और पुलिस की किसी हद तक इज़्ज़त थी, और आर्मी की। और अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं कि जिसमें आर्मी को बुलाना पड़े,
लेकिन पुलिस अगर आ जाती थी तो वो भी काफ़ी होता था। तो सर ये बाबा मियाँ चन्नू वाला जो मेला है वो आपने कैसे देखा? मैंने पहली बार देखा जब मैं क्लास 4 में था, तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे ले गया कि आज मेला देखने चलते हैं। मैं मेला देखने उसके साथ चला गया। वहाँ पे हमने देखा कि मेले को बाजार हमारी दिलचस्पी ये नहीं थी कि वो मज़ार पे जाएं। उसके अलावा जितनी एक्टिविटी हो रही थी ना, उसमें सारी हमारी दिलचस्पी थी। तो हमने कुत्तों की लड़ाई देखी, उसमें रीछ और कुत्ते की लड़ाई देखी, कबड्डी देखी, और इसके अलावा वो जो म्यूज़िक का कोई एक थोड़ी सी एक्टिविटी होती थी तो वो देखी। और मेले पे जो एक रवायती चीज़ें हैं जिसमें गर्दन किसी और की और धड़ किसी और का, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो होती थी। दो आने देख के हम लोग वो सारा देखते थे। और सारा हमने देखा, देखने के बाद पता चला कि भूख लग गई है। तो वहाँ पे एक कोठरी में दाल और रोटी मतलब बांटी जा रही थी लंगर के तौर पर। तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने वहाँ पे दाल और रोटी खाई, चने की दाल और उसके साथ रोटी। और वो हम सारा दिन खेलते रहे। शाम को जब घर आए तो फिर घर से भी लिटरेशन हुई थी, मुझे याद है। तो सर लोगों का क्या इस तरफ यानी कि लगाव कितना था, लोग कितने पुरजोश मेले के अंदर? हाँ, मेला कोई भी मेला हो, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ और कोई नहीं थी। तो ये जो एक्टिविटी थी, मेला होता था, गेम्स होती थी और जलसे होते थे, ये 3 मेजर एक्टिविटी थी। ये जहाँ पे एक लोगों को इकट्ठे होने का चांस मिलता था। शहर से भी लोग आते थे, गांव से भी लोग आते थे, और एक साल पूरी प्लानिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल हकीम का मेला देखने के लिए जाता तो मियाँ चन्नू से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते थे वहाँ पे, सिर्फ अब्दुल हकीम के लोग नहीं होते थे। और इसी तरह जब मियाँ चन्नू का मेला लगता था तो इर्द गिर्द के गाँव के बहुत सारे लोग पूरी तैयारी के साथ आते थे, नौजवान ख़ास तौर पर, आज हमने मियाँ चन्नू के मेले में जाना है। तो बहुत अच्छा लगता था। एनवायरनमेंट शहर का भी होता था। प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बट मोहब्बत ज़रूर होती थी। तो सर लास्ट में बताइएगा कि क्या जो शहरी हमारे मियाँ चन्नू के चाहिए, दूसरे जो शहर के अंदर जो उनके रिश्तेदार रहते थे, उनको भी दावत देते थे ऐसे आने की? हाँ, मियाँ चन्नू के जो लोग हैं वो लोगों को खुद से पता होता था, अमूमन पता होता था। जैसे मैंने बताया कि कई जगह पे मेला लगता था, तो मेले में दावत देने की ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, दोस्त आपस में मुज़ाकरात करते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई नहीं होती थी। वो जब भी मिलते थे किसी शादी में, किसी जगह पे, तो कहते थे जी हाँ अगले मेले में आप आना, तो वहाँ पे हम मिलेंगे। वो एंजॉय करने का एक ज़रिया था। ये मेले में था। लेकिन जो मिलने का ज़रिया था, जिस पे घर से भी इजाज़त मिल जाती थी, वो मजहबी जलसे होते थे। उसमें आप दूसरे शहर भी चले जाते थे किसी वक्त, तो वो जलसे भी देख के आते थे, सुन के आते थे, और उस वक्त का वो एक सोशल गैदरिंग का एक बड़ा ज़रिया था। सर आज एक बहुत चीज़ नुमाया हमारे नौजवानों के अंदर, मुआशरे के अंदर चर्स हो गई, इस तरह की जो जितनी भी अफीम वगैरह या जितने भी ये इंजेक्शन वगैरह लगाने लग जाते हैं हमारे जो नौजवान हैं, उस वक्त कौन सी ऐसी यानी कि नशा के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें पाई जाती जिससे उस वक्त का जो मुआशरा था वो तबाह हो रहा था? मियाँ चन्नू में ब्लॉक मुझे याद नहीं है, तलम्बा रोड पे मुजफ्फर साहब जो एक अफीम का ठेका होता था। हाँ जी, ब्लॉक तोड़े वाला ब्लॉक, इसी 7 ब्लॉक में एक अफीम का ठेका होता था। अफीम का ठेका होता था। अफीम का ठेका, वो शहर की जो ये जो नशे की जो चीज़ है ना, वो सिर्फ वहाँ से ऑफिशियली मिलती थी। वो लाइसेंस याफ्ता होती थी जगह, अगर किसी ने लेनी है मैक्सिमम फ्यून जो है वो ले लेते थे। तो और इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। चर्च अभी बहुत मामूली थी, और भांग जो है वो लोग पीते थे कई जगह पे, वो इसके अलावा कोई नहीं थी। तो सर आप भी ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि उस वक्त कौन सा नशा हुआ करता था और नौजवान ज़्यादातर किस तरफ रुझान करते थे? ज़्यादा पोस्ट चलता था जी, अफ्यून चलती थी, लेकिन उनका बहुत कम पता चलता था कि ये शख्स अफ्यूनी है या पोस्ती है या क्या है। वो जो भी कुछ करते थे वो थोड़ा सा अपने आप को अलग से रख के करते थे, या किसी जगह पे एक मंडली बना के बैठ गए तो मिल के उसमें वो उन्होंने अपना काम जो है वो पूरा कर लिया। आज जिस तरह चल रहा है वैसे नहीं था।